आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से बैठे हैं? 10 जनवरी को बाबा भीखराम भगत जी जो राजी दीवान थे, उनके जयंती समारोह मनाने के लिए एक तैयारी के निमित्त बैठे हैं। और प्रत्येक वर्ष यह जयंती समारोह मनाई जाती है। इस वर्ष भी कैसे मनाई जाएगी, किस तरह कार्यक्रम को भव्य किया जाएगा, इस निमित्त हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर ही हम अगर जानना चाहेंगे, दर्शक अगर जानना चाहेंगे तो भीखराम भगत ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय आप कराएं। भीखराम भगत अगर कहा जाए तो आदिवासी समाज में, विशेषकर उरांव समाज में ये पहला संगठक रहे जो कि आदिवासियों को बहुत बृहत रूप में संगठित किए। और ये पहला राजी दीवान हुए, और राजी दीवान होने के बाद ये पूरे देश भर में कई राज्यों में मशहूर हुए। आज उनको पूरे देश में जगह जगह उरांव आदिवासियों के बीच उनको प्रथम दीवान के रूप में माने जाते हैं और सबसे प्रमुख प्रसिद्ध संगठक के रूप में माने जाते हैं। यानी हम अगर समझें या हम देखें तो इसको इस तरह से हम लोग ले सकते हैं क्या कि जो भीखराम भगत थे, जिनका उरांव समाज को संगठित करने के लिए और पाढ़ा समाज को संगठित करने के लिए इनका जीवन अनमोल रहा या फिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, यही सच है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम 10 है। जनवरी उनका जन्मदिन है। अच्छा, उनका जन्म दिवस के तौर पे, जन्म जयंती के तौर पे आप लोग 10 तारीख को जनवरी को जयंती समारोह मना। मेरा नाम सुशील उरांव है, मैं राजी पढ़ा का सदस्य हूँ। तो ये 10 तारीख की तैयारी को लेकर के आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्या? हाँ, हम लोग बाबा भीखराम भगत जो कहा जाए तो ये जिस देश में हम लोग रहते हैं और इस भारत देश, इस लोकतांत्रिक में जो 5वीं अनुसूची की बात आता है और जहाँ अपना जल जंगल ज़मीन की बात आता है, हक हकियत की बात आता है और वहाँ पर एक स्वशासन व्यवस्था की बात उठती है, तो आज देखा जाए इस वर्तमान युग में तो आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था की जो मूल जो आधार स्तंभ था, उसको इन्होंने समाज के पटल में लाया। जो कि हमारा जो भारत के संविधान में जो हमको जो स्वशासन व्यवस्था की जो बात होती है, तो ही स्वशासन व्यवस्था की इकाई को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में इन्होंने आदिवासियों के बीच में पूरे जोशों के साथ में कई एक राज्य में इसका प्रचार प्रसार किया और आदिवासियों के स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसका जो इसकी अहम भूमिका रही है। इसी कारण से हम लोग इसको मैंने स्वशासन व्यवस्था का रत्न के नाम से भी जानते हैं और पढ़ा रत्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग प्रत्येक इसके जयंती के अवसर पर इसको फिर से याद करते हैं। समाज की जो पाढ़ा है ये करीब करीब झारखंड में 5-6 जिला में इनकी आबादी अच्छा खासा। और यहाँ आज ये जो बाबा भीखराम भगत का निवास जो है कि घाघरा में हम लोग सब चारों प्रांत से आए हैं। ऐसे बिशुनपुर बोलिए कि हम लोग का घाघरा का चारों प्रांत से आए हैं, वो लोग का बैठक हुआ है। 10 तारीख को बाबा भीखराम भगत का, स्वर्गीय बाबा भीखराम भगत का जयंती है। जयंती में कैसे कार्यक्रम होगा उसका बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है। तो कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए अच्छे तरह से जैसे कार्यक्रम होगा उसके लिए हम लोग का यहाँ डिस्कशन हो रहा है। बाबा भीखराम भगत जो थे, स्वर्गीय बाबा भीखराम भगत हम लोग का आदिवासी बोलिए कि उरांव समाज में, ज़्यादातर के उरांव समाज में जब हम लोग का समाज जो का कुछ ये नहीं था, पतन हो रहा था, उस टाइम में बाबा भीखराम भगत ही आए, आकर के हम लोग को समाज को 1962 से लेके आगे बढ़ा है। बाबा भीखराम भगत 1962 से हर गांव में आके हर भारत देश का हर राज्य में, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, बंगाल, चारों तरफ हर राज्य में आके पहुँचे और हम लोग का आदिवासी समाज को जागृत किए। और ये जागृत करने के लिए एक पाढ़ा व्यवस्था किए। पाढ़ा व्यवस्था में हम लोग का जो है उसमें धार्मिक, न्यायिक और
सामाजिक व्यवस्था है वो पढ़ा व्यवस्था लेके बाबा हम लोग को समाज को बहुत आगे बढ़ाए। तो आज हम लोग को यही पढ़ा व्यवस्था को लेके हम लोग अपना जैसे 5वें अनुसूचित में है वो चीज़ को जान पा रहे हैं और अपना अधिकार क्या है उस चीज़ को हम लोग को अच्छी तरह से जान पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है तो इसका साथ में पढ़ा व्यवस्था के साथ में हम लोग का आदि धर्म का भी बोले तो आता है जो पढ़ा व्यवस्था में धार्मिक सामाजिक और न्याय क्या आता है। तो इसमें हम लोग का आदि धर्म को भी आगे बढ़ाए और चारों तरफ गांव-गांव में जाके हर गांव में पहुँचे बाबा। सबसे पहले बाबा भिखराम भगत ही हम लोग का समाज में आदमी लोग का बीच में पहुँचे। हर गांव में जहीं भी जाइए वो जाके ये आदि धर्म का बारे पढ़ा प्रार्थना करवाए और आदि धर्म का बारे बोले। राम बाबा 1965 से 62 से समाज को एकजुट किए, लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिश काल में हमने देखा है कि अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए यात्रा टाना उरांव, जिनको आगे चल के यात्रा टाना भगत कहा गया, मीकू उरांव, जिनको आगे चल के मीकू टाना भगत कहा गया, जावरा उरांव, जिनको आगे चल के जावरा टाना भगत कहा गया, वीर बुधू भगत और उनके जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी बोलें या महापुरुष बोलें, इन्होंने उरांव समाज के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के सभी समाज को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने के लिए आंदोलन किए। और आज पूरे भारत के लोग, आज हम बोले तो भारत को सिमट दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में उनकी लड़ाई जब चल रही थी उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और वहाँ के आदिवासी और भारत के आदिवासी, सभी जगह के आदिवासियों का, मूलवासियों का लीडरशिप इन्होंने किया। क्या आज के दृष्टिकोण में हम सब जितने भी पढ़ा समाज के लोग हैं, आज उनके जैसा नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इनके अंग्रेज शासन से वंचित करने के लिए हम लोग के लिए लड़ाई किए और समाज को सुधार किए। हम लोग का जो आदिवासी क्षेत्र में बोलिए कि हम लोग का देश में व्यवस्था है, इसको बचाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज भिखराम भगत का बाबा का जो जयंती समारोह के लेके वो बाबा जो थे, हम लोग का समाज जब पहले था जतरा टाना भगत और ये सब थे, हम लोग का इंग्रेज शासन से कैसे हम लोग ये करेंगे, बचेंगे, उसके लिए हम भिखराम बाबा हैं पढ़ा समाज के जो अगुआ थे। इनके बारे में समाज में कई तरह का रिमर फैलाया गया है कि मुठा चावल से जमीन खरीदने का जो समाज के लोगों को कहीं कहीं कोई गांव में सुनने को मिलता है। इसके बारे सच्चाई प्रस्तुत करें आप, ये हकीकत में ये भिखराम बाबा के नाम को धूमिल करने का कारण है या फिर क्या सच्चाई है? सही बात है, इसको मिटाने का कार्यक्रम है, जबरदस्ती कलंक लगाने का षड्यंत्र के तहत किया गया। जो कि हम काफ़ी समय तो घूमे थे, वो खुला कहा करते थे भिखराम बाबा। समाज में ये आरोप आया मुझ पर, इतना जान को गंवा दिया, लेकिन अगर मैं गरीब खानदान का होता तो आज मुझे करंज का गाछ में फांसी दे के मरने का नौबत आता। ऐसा अगर मैं पैसा बिना वेतन भोगी था, पूरा जान को गंवा दिया। आज समाज को लोग षड्यंत्र के था, राजनीतिक लोग और राजनीतिक के बीच के लोग राजनीतिक मंच को इतना इस बात का बहकावा किया कि भिखराम बाबा कार्तिक के आगे बहुत आगे चल गया। कार्तिक को सुनाया कि देखिए कार्तिक बाबू, आज भिखराम बाबा आज से आपसे बहुत ज़्यादा आदमी को जमा मंडली बना दिया। आप इसी तरह ही भिखराम बाबा करता रहेगा तो आपका राजनीति खत्म हो जाएगा। ये षड्यंत्र रचा और कार्तिक की दिमाग इसको घुसाया और कार्तिक अपना उस सोच को लेके कलंक लगाने में कार्तिक इसमें सफी भूमिका था और उसके लिए उसने पूरे आरोप लगाया कि मुठा चावल जहाँ जमा था उसको खा गया। तो भिखराम बाबा कहा करते थे, हमने घूमा था साथ में, वो कहा करते थे और मैंने गांव में सुना है
कई गांव में, जैसे हुरहुरिया में धन का भंडार था, पक्का मकान अभी भी वहाँ का लोग बताते हैं। यहाँ का धन का भंडार था, वो विक्रम बाबा लेकिन नहीं गया। यहाँ इसको बढ़ते बढ़ते अंत पे बांटा गया और बढ़ते ही खत्म हुआ, और समाज बिगड़ा तो लोग उसको जमा नहीं किया, खत्म होने का, और इसको कलंक लगा दिया मुठे चावल। ये गलत। यानी कि जो विक्राम बाबा के नाम को धूमिल किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और विक्राम बाबा कभी भी समाज के द्वारा जो एक मुट्ठी अन्न जो किया जाता था जमा, उसका दुरुपयोग नहीं किए हैं। नहीं किया। वो कहता है मेरा भाई फॉरेस्टर था और मेरा ज़मीन है, घर खानदान ज़मीन इतना अच्छा नहीं होता, तो हमको अभी ऐसा धोखा दिया कि करंज गाछ में फांसी के अलावा कुछ दूसरा नहीं था। ऐसा में जान गंवा के मार खाया, लेकिन खानदान था, ज़मीन था, भाई फॉरेस्टर थे, चलता घर नहीं होता तो मैं मेरा सब कुछ मिल जाता। ये बोला है हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको कि ये सच्चाई को सामने लाने के लिए। बाबा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैप्टन लोहरा उरांव है और मैं राजी कोटवार हूँ। और जब से मैं फौज से रिटायर्ड हुए 2005 में, और मैं पहले तो लड़कों का ये गेम का ये कोचिंग देते थे, क्योंकि मैं भी हॉकी प्लेयर थे नेशनल का, इसलिए बच्चों को ये कोचिंग दे के मैं आगे बढ़ाता था। एक बात बताइए आप कि 10 तारीख को आप लोगों ने बाबा भीखराम जी के जन्म दिवस के तौर पे आप लोग जो दिवस मनाने जा रहे हैं, इसमें आने वाले पीढ़ी जो हमारे उरांव समाज के बच्चे हैं या फिर इस क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं जब भीखराम बाबा का जयंती समारोह जब 10 तारीख को होगा, तो वहाँ जगह जगह से, हर कोने कोने से, गांव दराज से जो भी बच्चे बुजुर्ग सब आएंगे, और उसका किस तरह से वो जयंती समारोह में उसका ये इज्जत सत्कार हो रहा है, उसको देख के उसको भी उसका ये कैसे काम किया उसके बारे में उनको भी अपना अपना ये बढ़ेगा कि हम लोग भी इसी तरह से जनता का सेवा करेंगे। और इसके लिए इसी को देख के, इस समारोह को देखकर आजकल का नौजुवान सब भी सीखेंगे और अपना अपना ये गांव घर में जाके अपना अपना गांव में भी समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये बुजुर्ग सब रास्ता दिखाने वाला है, चलाने वाला नौजुवान ही होते हैं। बाबा एक बात का हमको ये बताइए कि भीखराम बाबा गांव-गांव घूम करके 5-6 राज्य में, 8 राज्य में उन्होंने आदिवासी समाज को, पढ़ा समाज को जिंदा किया, और समाज में जो बुराई थे, सैकड़ों बुराई, उस बुराई को उन्होंने दूर करने का कोशिश किया। आज बाबा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में जो भी हमारे समाज में कई पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन जत पढ़ुआ तैत भेड़ुआ वाला रोल में हो गया। मतलब पढ़े लिखे लोग समाज को उचित दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और आज के परिवेश में जितना भी उरांव समाज का पलायन या नुकसान हुआ है, उतना अन्य समाज का नुकसान नहीं हुआ है। सरकार में बाबा की जो विचार था, क्या बाबा के विचार के अनुसार वर्तमान की जो पढ़ा समाज है चल पाएगी उनके रास्ते पे, या फिर ये सब सिर्फ नाटकबाजी है? ये जो हम लोग का पढ़ा समाज बहुत पहले से ही है, जब से ये हम लोग का ये उत्पत्ति हुआ तब से हम लोग का पढ़ा समाज है, और हम लोग का 5वीं अनुसूची में भी पढ़ा समाज का ये दिया हुआ है और आरक्षण भी है। लेकिन बीच में जाके हम लोग का पढ़ा विलुप्त हो गया था। तब ये हम लोग का ये बीच में एक कार्तिक बाबा थे, जो कि वो सोचा कि हम लोग का जो ये आदिवासी बिखर रहे हैं, तब कार्तिक बाबा के साथ और स्वर्गीय भीखराम बाबा दोनों मिलके फिर हम लोग का पढ़ा को पुनर्जीवन जीवित किए, और ये सब गांव-गांव घूमना शुरू किए। तब से हम लोग का पढ़ा भी सुधर गया, सुधर रहा था,
लेकिन कुछ दिन के बाद भिखराम बाबा गुजर गया तो यहाँ के आदमी उस पढ़ा को फिर धीरे धीरे भूलते जा रहा था, क्योंकि बोलते हैं ना कि अंधेरा तले क्या बोलते हैं, दीप तले अंधेरा। दीप तले अंधेरा बोलते हैं ना, जिसका ये अगुवाई करने वाला घर में ही कुछ नहीं है। लेकिन आप जाइए उड़ीसा, जाइए छत्तीसगढ़, आसाम, बंगाल, इधर इतना ये उनका ये पढ़ा जग गया है। सबसे ज़्यादा तो हम बोलेंगे उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर बंगाल, लेकिन हम लोग का झारखंड में सबसे एकदम नीचा है। तो वही इसी चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ बाबा आपसे। एक्चुअली में क्या है कि आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, मतलब झारखंड अलग होने से पहले हर एक गांव में नगेरा और घंट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम में लोग बुधवार को शाम में हाकवा करते थे और बृहस्पतिवार को पूरे गांव की बैठक होती थी। उस समय शायद हमारे लोग जो लूटतंत्र का बोले, मतलब लूटतंत्र सरकार में हमारे लोग उतना हिस्सेदारी नहीं करते थे। मतलब उस समय राजनीति में हमारे समाज के लोग ज़्यादा नहीं थे। उस समय लोग गांव में ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा वेशभूषा, हमारा रहन सहन, सब कुछ कायम था। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद एकाएक समाज में बदलाव हुआ और इसका दुष्परिणाम उरांव समाज को झेलना पड़ रहा है। आज कितने बेटी बहन जो दिल्ली मुंबई शहर चली गई, लौट के नहीं आई। आज कितने हमारे भाई बंधु प्रदेश में मजदूरी करने के नाम पे गए, उधर ही उनकी समाप्ति हो गई। अगर सर्वे किया जाए, सरकारी सर्वे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर सामाजिक सर्वे किया जाए तो 25% आबादी हमारा 20 वर्षों में समाप्त हुआ। अब बताइए कि उस समय का पढ़ा व्यवस्था कार्तिक उरांव बाबा के समय का या भिखराम उरांव बाबा के समय का और आज का पढ़ा व्यवस्था क्यों हमारा कमज़ोर हो रहा है, ये मजबूत कैसे होगा, इस पर आप बताएं। एक तो बोलते हैं ना, जैसे कहावत भी है, जतय पढ़ुआ जतय पढ़ुआ ततय भिड़ुआ, जो बोलते हैं वो बात सही है। क्योंकि पहले जो अनपढ़ थे लेकिन हम लोग का ज़मीन को बचा कर रखे, लेकिन आजकल जितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं वो अपना ज़मीन को पूरा बेच रहे हैं। और रहा बात कि जब हम लोग का ये जो अभी नौजवान सब काफ़ी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम लोग का ये संविधान के बारे में ज्ञान नहीं था। अब सभी कोई संविधान का अध्ययन कर रहा है और अपना हक और अपना अधिकार अभी समझ गए हैं। तो अभी आस्ते आस्ते पढ़ा भी जाग रहा है। अभी गांव-गांव में भी बैठ रहे हैं। हो रहा है। बात को कह रहा हूँ बाबा कि जतरा बाबा, मीकू बाबा के साथ में जावरा बाबा और फिर वीर बुद्धू भगत, ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और 1935 में ही जो विद्यमान विधि कानून बना, जो भारतीय संविधान में लिपिबद्ध है, 244 धाराएं हैं, तो उसमें हमारा पढ़ा समाज प्रशासनिक व्यवस्था है और शासन प्रशासन नियंत्रण तीनों हमारे आदिवासियों के हाथ में। तो फिर उस चीज़ की खोज उस वक्त नहीं हो पाई थी और अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 5वीं अनुसूची की जानकारी हो गई। क्या हम चाहेंगे कि आदिवासी हमारा पढ़ा समाज क्या जल्द 5वीं अनुसूची की ओर जाएगा या फिर रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा की ओर जाएगा? ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि 5वीं अनुसूची के बारे में पहले, मतलब संविधान के बारे में पहले इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन आप सभी कोई पढ़ लिख के अभी जग चुके हैं। आप क्या तो चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? समाज को क्या संविधान पढ़ना चाहिए? आजकल का जो लड़का लड़की हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, बीए में कर रहे हैं, उनको संविधान पढ़ने की आप सलाह देंगे क्या? जरूर। संविधान जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ज्ञान तो नहीं होगा। जैसे कि अभी आप बोले कि तो 44
उसके बारे में जब तक ये नहीं पता होगा तो कैसे ये करेगा। उसी में विद्यमान विधि हम 244 में है। और 1935 जो बोल रहे हैं, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से 92 का ये जो है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम लोग का विद्यमान विधि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। एकदम इसी चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ कि उस समय कार्याधारी पूर्वज थे, जब वो पढ़े लिखे एक क्लास नहीं थे और उनके पास कितना दिमाग था होगा, ये उरांव समाज की सबूत है। और उसके बावजूद आज के जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे हमारे डिग्री डिप्लोमा कितनों हो, लेकिन उस समय के कार्याधारी की अपेक्षा हम आज कुछ नहीं है। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? इसके बारे में तो हम 100% स्वीकार करते हैं, क्योंकि पहले बता चुके थे कि हम लोग का ज़मीन को कैसे वो सब बचा कर रखा था और हम लोग का संस्कृति रीति रिवाज कैसे बचा कर रखा था। आजकल वही है कि जैसे हम लोग का संस्कृति रीति रिवाज सबको छोड़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कमी है हम लोग का अपना भाषा। हम लोग अपना भाषा को छोड़ रहे हैं और हम लोग नया नया जो चीज़ें आ रहा है उधर ही हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए एक कहावत भी है कि जने झलकत तने मलकत, मतलब जो नया नया खोढ़ा आ रहा है उधर ही हम लोग का ये आदमी जा रहा है। तो इसी से हम लोग आपस में बिखरते जा रहे हैं। और पहले एक साथ ही बैठते थे, जहाँ ये पढ़ा तो पढ़ा के अलावा और कोई दूसरा खोढ़ा नहीं था। इसीलिए सब वहाँ इकट्ठे बैठते थे, तो वहाँ आपस में मजबूती भी था, एकता था। इसीलिए अपना जंगल ज़मीन को बचा कर रखा था। पढ़ा समाज के घाघरा प्रखंड के ऐसे क्रांति और हमारे बीच में जो युवा समाज सेवी हैं तेंबू उरांव, मैं इनसे भी पूछूंगा कि आगे कार्याधारी जो पूर्वज थे और क्या अभी का हम लोग पैंट शर्ट वाले जो हैं, क्या हम लोग कार्याधारी का जो सपना था उनको पूरा कर पाएंगे? कार्याधारी हमारे पूर्वज लोग का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से आज और बहुत बेहतर व्यवस्था था उनका। लोग उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, लेकिन अपना जो एक पढ़ा व्यवस्था था या तो आदिवासी समाज का जो अपना व्यवस्था था, जो परंपरा व्यवस्था, बहुत ही मतलब सुव्यवस्थित था। और आज के डेट में आदिवासी समाज का हम उनका वंशज ही हैं। जो ये नए जनरेशन में लोग शिक्षित जरूर हुए हैं, लेकिन आज उस व्यवस्था से कहीं ना कहीं हम लोग दिशा विहीन हो चुके हैं, जिसका नतीजा है टेक्निकल के दौर में हम लोग आज विकसित अपने आप को जरूर समझ रहे हैं, लेकिन आज भी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने कारण, दिशा विहीन होने के कारण हम लोग आज कहीं ना कहीं दंश झेल रहे हैं और आज भी शोषण जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तेंबुदा, जो कार्याधारी पूर्वज थे, ये भारतीय संविधान में इतनी बड़ी कानून 1935 में ही दे गए, जिस कानून को भारत का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो ये ख़त्म नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी डाल नहीं सकता, उस संविधान से कुछ निकाल नहीं सकता। आप अगर कहेंगे कि भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान जो सिर्फ आदिवासियों के लिए है, जिसमें शासन प्रशासन नियंत्रण ये तीनों रूप जो है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, ये तीनों नहीं है, इसके बावजूद क्यों आज हमारा आदिवासी समाज क्यों संविधान को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, संविधान पढ़ाई की ओर क्यों नहीं जा रहा है, हम लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जबकि प्रत्येक गांव जो है, 7 जिला लगभग ऐसे हैं जहां उरांव जातियों की संख्या 90% है, फिर भी आज हमारे हाथ में शासन प्रशासन नियंत्रण क्यों नहीं? आखिर संविधान में होते हुए क्यों नहीं? देखिए, सवाल ये है, आज वर्तमान परिस्थिति में हमारा पूर्वज लोग, हम फिर से पीछे जाके हम आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारा पूर्वज लोग अशिक्षित थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से बनाया था। लोग
समाज का माने व्यवस्था से ही सामाजिक शक्ति मतलब उत्पन्न होती है। आज अगर भारतीय संविधान में हमारा सामाजिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिली है और आज के वर्तमान परिस्थिति में हमारा समाज के लोग भी संविधान और कानून का ज्ञाता जरूर है, लेकिन आज जिस रूप में हमारा समाज अशिक्षित समाज में जो लोग थे पूर्वज लोग का व्यवस्था में शक्ति, उससे आज कहीं ना कहीं हमारे बीच कमी है, कहीं ना कहीं हम दिशा विहीन हो चुके हैं। कारण है कि देखिए संविधान निर्माण के माध्यम से हमारा 5वीं अनुसूची में हमारा आदिवासी समाज का पूर्ण रूप से अधिकार है, जिसका हम अधिकार एक कागज़ पर ही खाली सीमित है। इसका नतीजा है हम शिक्षित होके भी सही अध्ययन नहीं कर पाना, और दूसरी बात है अध्ययन करके अपना शक्ति को प्रयोग नहीं करना। इनका एक ही मूल कारण है कि हम लोग शिक्षित जरूर हुए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के तहत जो विधि व्यवस्था नियम है जिसके तहत हम लोग नहीं चल रहे हैं, और आज हम लोग को कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्षी वर्ग जो है, दुश्मन वर्ग हम सीधे शब्द में कहेंगे, वो लोग हमको फूट डालो शासन करो नीति के तहत हमको एकजुट नहीं होने दे रहा है। और इस षड्यंत्र को आज हमारा आदिवासी समाज के लोग राजनीतिक चंगुल में आके समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो दुश्मन वर्ग है हमको तरीका से अपना करके हमको लूट का शिकार बना रहा है। और हम चाहेंगे कि आज जितने भी समाजसेवी है या समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारा सामाजिक व्यवस्था को अगर समय रहते अध्ययन करके एकजुट होकर अपना व्यवस्था को कायम नहीं किया तो हमको ज़्यादा ही इसमें परेशानी झेलने को मौका मिलेगा। इसीलिए ज़रूरत है, हम उनका वंशज है और हम लोग जितने भी लोग आज समाज में प्रयास कर रहे हैं एकजुट हो जाएंगे तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था के तहत पूर्वज लोग का दिशा दिया हुआ को हम फिर से अध्ययन करके उनकी दिशा में चलेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर समाज का हम लोग उन लोग का इतिहास को जानकर उन लोग का व्यवस्था को सुझाकर चलेंगे तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। हमको और दर्शक को संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या वर्तमान के नौजवान जो भी आदिवासी पढ़ा समाज बोले या फिर जो भी समाज, मतलब आज आदिवासियों की एक समाज नहीं है, एक संगठन नहीं है, कितने बैनर कितने पद के लोग आज हम में से ही बन के पड़े हैं। क्या आदिवासी शासन प्रशासन नियंत्रण क्या ये आप लेंगे, इसके लिए आप समाज को जगाएंगे? बिल्कुल। आज वर्तमान व्यवस्था में हम जितने लोग हैं आदिवासी समाज का, हम सभी लोग जानते हैं और समाज में बहुत सारा बाहरी तत्वों के द्वारा हमला भी हो रहा है, चाहे संवैधानिक व्यवस्था रहने के बावजूद, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जल जंगल ज़मीन का माने विषय हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में हमारा समाज का लोगों के द्वारा हमला किया जा रहा है। आज रही बात कि समाज के अंदर ही समाज को जागरूक कराने का नाम पर 10 गो अनेक तरह का संगठन बना है, जिसे हम कहेंगे सरना समाज में ही 10 गो अलग अलग गुट है, पढ़ा समाज में भी 10-20 गो गुट है, खास करके झारखंड में हम कहेंगे इतने ज़्यादा गुट है। बाकी उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, जहाँ स्टेट है 5वीं अनुसूची लागू जहाँ भी है, उस स्टेट में आदिवासी संगठन अनेक गुट में आज बढ़ चुका है। और हम सभी लोग का आज प्रयास है और आज जिस तरह का परिस्थिति दयनीय हो चुकी है, सभी की चिंता ये गुजर रही है कि हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। और आज हम भी यहाँ बैठे हैं, बाबा भीखराम भगत जी का जयंती समारोह का तैयारी को लेके इन लोगों की एक सोच थी कि आने वाला पीढ़ी को और वर्तमान अपना समय का जो पीढ़ी था उनको सही दिशा देना, जिसमें कि हमारा जल जंगल ज़मीन को पूर्वज लोग के द्वारा और अपना सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, अपना भाषा, अपना रीत रिवाज को व्यवस्था को बचा कर रखा और आने वाला पीढ़ी को बेहतर दिशा देने का, बेहतर व्यवस्था देने का जो काम किया है, इस बात को सभी लोगों तक जानकारी देना हम सभी लोग का कर्तव्य बनता है। और आज अंदर आत्मा से जो पढ़े लिखे युवक हैं या महिला है या बुद्धिजीवी वर्ग है या मजदूर वर्ग है, जो आदिवासी का लोग, सभी लोग को ये चिंता हो रही है और हम सभी लोग का प्रयास भी है। और इस जयंती समारोह बाबा भीखराम उरांव का
जो 10 जनवरी को होने जा रहे हैं, इसमें एक संकल्प समारोह का भी व्यवस्था किया गया है, जो जहां लोग उपस्थित होकर संकल्प लेगा और उन लोग का जो उद्देश्य लक्ष्य था, जो अधूरा है, उनको पूरा करने के लिए वहां संकल्पित लेंगे। और हम सभी लोग एकजुट होकर सभी लोग को जानकारी देंगे और आज अपना अधिकार क्षेत्र में जो बाहरी तत्वों के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उन लोगों को कड़ा जवाब देने का अपना परंपरा व्यवस्था के तहत हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो उठाने के लिए समाज आज तैयार हो रहा है और तैयार करने का ज़रूरत पड़ रहा है। इसीलिए आज हम सभी लोग बैठकर आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं और उनकी उद्देश्य लक्ष्य को पूरा करने की ओर उनकी बताई हुई दिशा पर चलने का पहल हम लोग करेंगे 10 जनवरी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।